आपका टॉपिक है लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र, लोकतंत्र का विकास। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1688 की इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, इसको शानदार क्रांति भी कहा जाता है। 1688 से पहले पूरी दुनिया में प्रत्येक देश में राजतंत्र ही कायम था। राजतंत्र का मतलब है कि राजा ही कानून बनाएगा, जो बोलेगा वो कानून, समझ रहे हैं? राजा ही कानून को लागू करेगा और राजा ही तय करेगा कानून सही रूप से लागू हुआ है या नहीं। राजा ही न्याय करेगा। तो तीनों पावर राजा के हाथ में होती थी और ये जो पावर होती थी इसका दावा वो करता था युद्ध में जीत के आधार पर। युद्ध मैंने जीता है तो ये तीनों पावर मेरे पास होगी, मैं राजा हूं, या फिर मैं राजा का बेटा हूं, वंशानुगत आधार पर ये पावर मेरी है। समझ रहे हैं? तो राजतंत्र में थोड़ा इधर लिखते हैं। राजतंत्र में आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों पावर राजा के पास होती थी। और इसका जो आधार था, किस आधार पर? तो युद्ध में जीत या वंशानुगत आधार पर। पूरी दुनिया में यही व्यवस्था थी, इंग्लैंड में भी यही व्यवस्था थी। लेकिन इंग्लैंड में जनप्रतिनिधियों की सभा, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता था, उसमें और राजा में एक लंबे समय तक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का यह परिणाम निकला कि राजा को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यह तय हो गया कि राजा शासन नहीं करेगा। शासन जनता के द्वारा चुना गया राजा करेगा, जनता का प्रतिनिधि, बाद में प्रधानमंत्री कहा गया उसे। समझ रहे हैं? और राजतंत्र के स्थान पर एक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। ध्यान रहे, ये लोकतंत्र नहीं था, ये प्रजातंत्र था। एक संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। आइए हम इस राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना के एक यात्रा विवरण को समझ लें। सोलह 1603 में जब भारत में मुगल शासन चल रहा था, उस समय इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था। एलिजाबेथ। इसके बाद स्टुअर्ट वंश का इनका उत्तराधिकारी आता है। 1604 से लेकर 1625 तक, और इसका नाम होता है जेम्स प्रथम। 1604 से 1625 तक इसका शासन होता है। और इसके बाद 1625 से लेकर 1649 तक इसका उत्तराधिकारी आता है, उसका नाम होता है चार्ल्स प्रथम। 1649 में चार्ल्स प्रथम को वहां की पार्लियामेंट ने महाभियोग लगाकर फांसी दे दी थी। राजा और
संसद के बीच जो संघर्ष था जेम्स प्रथम के बीच ही स्टार्ट हो गया था। जेम्स प्रथम का जो कार्यकाल था वह संघर्षों में ही बीता। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी था चार्ल्स प्रथम, उसके बीच भी गृह युद्ध चला और चार्ल्स प्रथम को 1649 में फांसी दे दी गई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड डर करके ये देश छोड़कर भाग गया फ्रांस और 1649 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड में कोई राजा नहीं था, सैनिक शासन चल रहा था। क्रॉमवेल के नेतृत्व में क्रॉमवेल का सैनिक शासन चला लगभग 11 साल। सैनिक शासन मतलब कोई नियम कानून नहीं, समझ रहे हैं ना, आर्मी शासन, कोई जवाबदेही नहीं, यानी पब्लिक बहुत तंग आ गई। क्रॉमवेल के सैनिक शासन से जनता ऊब गई, समझ रहे हैं। उसको लगा कि बिना राजा के राज नहीं चल सकता, राजा होना जरूरी है, समझ रहे हैं। तो जो चार्ल्स प्रथम का उत्तराधिकारी था चार्ल्स द्वितीय, ये भाग गया था देश छोड़ करके। इसको पुनः दम दिलासा देकर बुलाया गया कि आइए शासन कीजिए, आपकी पूरी सुरक्षा रहेगी। चार्ल्स प्रथम 1660 में आता है और ये 1685 तक, थोड़ा ऊपर लिख दें, चार्ल्स सेकंड 1660 से 1685 तक इसका शासन होता है, लेकिन इसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती हैं, समझ रहे हैं। यानी पार्लियामेंट और राजा के बीच संघर्ष चलता रहता है। उसके बाद चार्ल्स प्रथम के बाद 1685 से 1688 तक जेम्स सेकंड इसका शासन चलता है और इस समय की लंबी यात्रा में संसद और राजा के बीच जो संघर्ष हुआ उसका परिणाम यह निकला 1688 में कि राजा तो रहेगा लेकिन वो शासन नहीं करेगा, समझ रहे हैं। राजा नाम मात्र का शासक होगा और सारी पावर किस में होगी? पार्लियामेंट में, संसद में, जो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, समझ रहे हैं। तो जो ये क्रांति हुई, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ व्यवस्थागत। ये बदलाव बिना किसी रक्तपात के हो गया, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी दंगा फसाद हिंसा के। तो इसीलिए इसको शानदार क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, इस समय तक 1688 की क्रांति तक लोगों को राजा का विकल्प नहीं पता था कि अगर राजा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, किसी कुछ नहीं पता था। इसीलिए एक बार राजा को फांसी देने के बाद फिर से राजा को बनाया गया, समझ रहे हैं। इसके पश्चात इंग्लैंड में जो क्रांति होती 1688, इसके पश्चात यूरोप में कुछ विचारकों का जन्म होता है, जैसे वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। इन तीन विचारकों और विद्वानों ने राजा का विकल्प दे दिया। और इनके बारे में आपको थोड़ा संक्षेप बता दूंगा
ये वोल्टेयर थे। वोल्टेयर ने कहा था कि राजा को कोई दैवीय शक्ति या अधिकार नहीं है। आमतौर पे जो राजा के बारे में अवधारणा थी वो ये थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी बात को मानना होगा, समझ रहे हैं, उसके शासन को स्वीकार करना होगा। तो जो वोल्टेयर थे, इन्होंने राजा के ईश्वरीय सिद्धांत, ईश्वरीय शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया, समझ रहे हैं। और मॉन्टेस्क्यू ने राजा का विकल्प बना दिया। मॉन्टेस्क्यू ने समझाया कि राजा के पास 3 पावर होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों पावर राजा में होती हैं। राजा 3 काम करता है, और यदि तीनों कामों को अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाए तो राजा की जरूरत समाप्त, समझ रहे हैं, राजा की निरंकुशता समाप्त। तीनों संस्थाएं एक दूसरे को संतुलित करेंगी, समझ रहे हैं। तो जो मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने राजा का विकल्प बना दिया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन्होंने कहा कि तीनों में अलगाव होना चाहिए, पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, समझ रहे हैं। कानून बनाने वाली संस्था दूसरी होगी, और जो कानून बनाएगी वो लागू नहीं करेगी। बनाए हुए कानूनों को लागू करने वाली संस्था दूसरी होगी, कार्यपालिका। और कानून सही रूप से लागू हुआ है या नहीं ये तय करने वाली तीसरी संस्था होगी, न्यायपालिका। तीनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने राजा का विकल्प दे दिया, और जो तीसरे महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं रूसो, इन्होंने इन तीनों संस्थाओं की स्थापना का एक आधार दे दिया। और वो आधार क्या था? सामान्य इच्छा या बहुमत, बहुमत की इच्छा, यानी निर्वाचन। जनता के द्वारा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो राजतंत्र और लोकतंत्र में जो बुनियादी अंतर होता है वो ये कि शासन की तीनों शक्तियां, कानून बनाने की, लागू करने की, न्याय करने की, तीनों पावर एक आदमी के पास जब होती हैं, यानी राजा के पास होती हैं, तो उसे राजतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में तीनों पावर अलग अलग होनी चाहिए, कानून बनाने की अलग, लागू करने की अलग, न्याय करने की अलग। यह शक्तियों का पृथक्करण हो जाए तो इसे लोकतंत्र कहेंगे, समझ रहे हैं। और जो दूसरा अंतर है वो ये कि ये तीनों पावर राजतंत्र में युद्ध में जीत के आधार पर प्राप्त होती हैं राजा को, या वंशानुगत आधार पर। लोकतंत्र में तीनों का चुनाव जनता के द्वारा, समझ गए? आपने आज की इस क्लास में लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र ये समझा, और लोकतंत्र का विकास। अब यहां पर आपको हम उन 2-3 महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दों के बारे में बताएंगे जिन मुद्दों के आधार पे इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच संघर्ष चला था। संघर्ष का मतलब 36 का आंकड़ा, समझ रहे हैं? जो पहला बिंदु ये था
कि राजा ये कह रहा था कि संसद में किसी भी अपराधी को निर्वाचित होने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? राजा इस बात का विरोध कर रहा था कि संसद में अपराधी निर्वाचित नहीं होना चाहिए। समझ गए? लेकिन संसद कह रही थी कि संसद में वो आएगा जिसे जनता चाहेगी। जनता अगर अपराधी व्यक्ति को भेज रही है, समझ रहे हैं, तो अपराधी जाएगा। जनता का शासन होना चाहिए। जनता तय करेगी कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा, गुंडा होगा, अपराधी होगा, जो भी होगा। समझ रहे हैं? तो पहला मुद्दा था वो ये कि संसद में कोई अपराधी निर्वाचित ना हो, ये राजा कह रहा था और संसद इसके विरोध में थी। दूसरा मुद्दा यह था, क्या राजा को देश के लोगों पर संसद की अनुमति के बिना कोई टैक्स लगाने या बढ़ाने का अधिकार है? संसद कह रही थी राजा कोई अधिकार नहीं है, बिना हम लोगों से पूछे आप टैक्स लगा नहीं सकते हो, टैक्स बढ़ा नहीं सकते हो। समझ रहे हैं? क्लियर? फिर यही मुद्दा बाद में अमेरिका की क्रांति का भी नारा बना, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। समझ रहे हैं? तो राजा बिना संसद की अनुमति के टैक्स नहीं लगा सकता। समझ रहे हैं? तो ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जिनमें संसद और राजा के बीच संघर्ष चल रहा था। इन संघर्षों को लेकर, इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर आए और उन्होंने ये तय किया कि इंग्लैंड के कमीने से कमीने नागरिक को जनता के द्वारा निर्वाचित होने का अधिकार है। समझ रहे हैं? जनता तय करेगी किसे भेजना है, कोई और तय नहीं कर सकता। क्लियर? ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर राजा और संसद में संघर्ष चला और इस लंबे संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र की स्थापना हुई, संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। एक बात और बता दें कि इसके बाद जब वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू इन्होंने अपना विचार दिया, तो इनके विचारों के आधार पर अमेरिका ने अपनी व्यवस्था बनाई और फ्रांस ने अपनी व्यवस्था बनाई। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी उसी पुरानी व्यवस्था यानी संवैधानिक प्रजातंत्र को मेंटेन करके रखा। समझ रहे हैं? क्लियर? अब अगर भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में लोकतंत्र है या नहीं, या कैसा तंत्र है, तो आप ये जानते हैं कि जिन सांसदों और विधायकों को आप कानून बनाने के लिए चुनते हैं, वही मंत्री बनकर कानून को लागू करते हैं। यानी जो विधायिका और कार्यपालिका है, इसमें पृथक्करण नहीं है। अतः लोकतंत्र की पहली शर्त पर हमारी ये व्यवस्था खरी नहीं उतरती है। समझ रहे हैं? और दूसरी बात, आप अभी इस बात को समझे हो कि राजा वही होता है जिसके पास कानून बनाने की पावर, लागू करने की पावर, न्याय करने की तीनों पावर हों। समझ रहे हैं? हमारे यहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी सम्राट से कम नहीं होते। क्यों? बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी कानून बनवा सकता है। सरकार का प्रमुख होने के कारण वही कानून को लागू भी करता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है।
अतः न्यायालयों को प्रभावित करने की संभावना भी और क्षमता भी होती है। समझ रहे हैं? अतः तीनों पावर भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ में होती हैं। अतः भारत में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त पर हमारी व्यवस्था खरी नहीं उतरती है, और इसी का परिणाम है कि आज़ादी के बाद से या 1947 के बाद से लगातार जो देश की समस्याएं हैं समाप्त होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। गरीबी हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, आतंकवाद हो, जातिवाद हो, धर्मवाद हो, भ्रष्टाचार हो, सांप्रदायिकता हो, गरीबी या अमीरी के बीच खाई हो, ये लगातार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। समझ रहे हैं? हम बार बार हर 5 वर्ष में सरकार बदल देते हैं, सांसद विधायक बदल देते हैं, पार्षद प्रधान बदल देते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, लगातार बढ़ती जाती हैं। उसका कारण है कि हमारी जो ये व्यवस्था है इसमें बुनियादी सैद्धांतिक विसंगति है, और उसी का परिणाम है कि आज समस्याएं समाप्त होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में आप समझ गए होंगे, लोकतंत्र के विकास को भी समझ गए होंगे। लोकतंत्र की अवधारणा के संदर्भ में भारत की जो राज्य व्यवस्था है इसका तुलनात्मक अध्ययन भी आपने संक्षेप में कर लिया है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे।